हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। क्योंकि गाइस इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी के ऑल आउट पे-per-view के बाद का पहला डायनामाइट शो था और गाइस इसलिए इस डायनामाइट शो के लिए काफी ज्यादा हाइप थी, क्योंकि हमें पॉसिबल इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिल सकती थी। और गाइस वैसे भी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें कुछ बहुत ही बड़ी चीजें देखने को मिली है, जिस सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस हमें इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी के ऑल आउट पे-per-view रिकैप से होती हुई दिखाई दी, जहां पर हमें दिखाया गया कि AEW कंपनी के ऑल आउट पे-per-view के ऊपर क्या हुआ। पर गाइस इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग मैच के अंदर मैलिका ब्लैक डस्टिन रोड्स को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और हमें इस मैच के अंदर क्राउड भी बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे इस मैच में डस्टिन रोड्स मैलिका ब्लैक के ऊपर अटैक करने के लिए गए, क्योंकि यहाँ पर डस्टिन रोड्स मैलिका ब्लैक से अपने फैमिली का बदला लेना चाहते थे। पर यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने अपना कमबैक कर डस्टिन रोड्स को एक टेबल के थ्रू फेंक दिया, जिस पर हमें क्राउड का बहुत ही बड़ा पॉप सुनने को मिला। और इसके बाद मैलिका ब्लैक इस मैच के अंदर डस्टिन रोड्स के पैरों के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिस बीच एक टाइम के लिए मैलिका ब्लैक ने एक टर्नबकल एक्सपोज कर दिया। और इसके बाद मैलिका ब्लैक रिंग के नीचे से कोडी रोड्स का एक बूट लेकर आ गए और मैलिका ब्लैक ने वो बूट डस्टिन रोड्स के सामने रख दिया, जो देखकर डस्टिन रोड्स काफी ज्यादा इमोशनल और गुस्सा हो गए। और यहाँ पर डस्टिन रोड्स मैलिका ब्लैक के ऊपर अटैक करने के लिए गए और यहाँ पर डस्टिन रोड्स से उसी का फायदा उठाकर मैलिका ब्लैक ने डस्टिन रोड्स को एक्सपोज हुए टर्नबकल के ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद डस्टिन रोड्स के ऊपर अपना फिनिशर स्पिनिंग किक लगाकर यहाँ पर डस्टिन रोड्स को पिन कर मैलिका ब्लैक ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग के तौर पर एक ठीक ठाक मैच था और हमें इस मैच के अंदर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिली है कि डस्टिन रोड्स यहाँ पर अपने फैमिली का बदला लेने के लिए आए थे, पर मैलिका ब्लैक ने यहाँ पर डस्टिन रोड्स को एज ए वेटरन हरा दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे मैलिका ब्लैक और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन के अंदर क्या होता है। पर गाइस इसके बाद हमें लूचा ब्रोस का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए लूचा ब्रोस ने कहा कि लूचा ब्रोस ने AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के लिए अपना ब्लड, स्वेट और टीयर्स दिया है और अब जो कोई टैग टीम लूचा ब्रोस के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए आने वाली है, उन्हें भी ये सब चीजें पे करनी पड़ेगी, इसलिए उन्हें पहले से ही प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। जो बातें यहाँ पर लूचा ब्रोस ने कही। लेकिन इसके बाद हमें एडी किंगस्टन और मीरू के लिए बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बातें करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि मीरू ने अपने मैच के अंदर क्लोब्लो का इस्तेमाल किया है, जो देखा जाए तो ठीक नहीं है और यहाँ पर मीरू अपने आप को गॉड का फेवरेट चैंपियन कहते हैं। तो मीरू को इस फेयर मैच के अंदर क्लोब्लो इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी, जो सवाल यहाँ पर एडी किंगस्टन ने मीरू से पूछा। और यहाँ पर जवाब देते हुए मीरू ने कहा कि एडी किंगस्टन ने कहा था कि एडी किंगस्टन और मीरू खेल के थ्रू जाने वाले हैं और हेल के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए एडी किंगस्टन को पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए था। पर अगर एडी किंगस्टन अब भी मीरू के खिलाफ एक रीमैच चाहते हैं तो फिर मीरू एडी को एक रीमैच देने के लिए तैयार है, जो बात यहाँ पर मीरू ने कही। पर इसके बाद हमें सीएम पंक इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आते हुए दिखाई दी, जहां पर हमें हर बार की तरह सीएम पंक के लिए बहुत ही बड़ा पॉप सुनने को मिला है। और गाइस इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आकर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक को नहीं लग रहा था कि सीएम पंक का कमबैक मैच इतना बढ़िया मैच हो सकता है, पर पंक का कमबैक मैच एक बहुत ही बढ़िया कमबैक मैच था, इसलिए यहाँ पर सीएम पंक डार्बी अलिन को थैंक यू करते हैं, जो बात यहाँ पर सीएम पंक कह रहे थे। लेकिन तभी हमें यहाँ पर क्राउड की तरफ से सीएम पंक के लिए बहुत ही बढ़िया चैंट सुनने को मिले और यहाँ पर सीएम पंक को भी पता है कि क्राउड के साथ कैसे खेलते हैं, इसलिए जब क्राउड की तरफ से यहाँ पर सीएम पंक को बहुत ही तगड़ा सपोर्ट मिला, तब यहाँ पर सीएम पंक ने होम टाउन हीरो यानी कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन पिलमन जूनियर को ओवर दिखाया। और आगे बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक का डार्बी अलिन के साथ तो मैच हो चुका है और अब सब लोग जानना चाहते हैं कि सीएम पंक का अगला अपोनेंट कौन होगा। जिसके बाद यहाँ पर सीएम पंक ने काफी सारे रेसलर्स के नाम लिए, जैसे कि जॉन मॉक्सली, एडम कोल और डेनियल ब्रायन। पर तभी कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए टैज ने माइक लेकर बातें करना शुरू कर दिया और यहाँ पर बात करते हुए टैज ने कहा कि टैज सीएम पंक के मुझसे टीम टैज के किसी भी मेंबर का नाम नहीं सुनना चाहते, जो बात यहाँ पर टैज ने कही। पर यहाँ पर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक ने टीम टैज के किसी भी मेंबर का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर टीम टैज सीएम पंक को रोकना चाहती है तो फिर टीम टैज सीएम पंक को रोकने का ट्राई कर सकती है, पर टीम टैज को सीएम पंक से बचने की कोशिश करनी चाहिए अगर सीएम पंक उन्हें बचने का मौका दे तो, जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि शायद अब आगे चलकर सीएम पंक की राइवलरी टीम टैज के अगेंस्ट हो सकती है। तो अब देखना पड़ेगा कि राइवलरी कैसे होती है। पर इसके बाद हमें सैंटाना और ओटिस का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए सैंटाना और ओटिस ने कहा कि सैंटाना और ओटिस ने एफटीआर को हरा दिया है, जो चीज प्रूव करती है कि सैंटाना और ओटिस वर्ल्ड की बेस्ट टैग टीम है, जो बात यहाँ पर सैंटाना और ओटिस ने कही। पर इसके बाद हमने देखा कि टोनी शिवानी बैकस्टेज में रूबी सोहो का इंटरव्यू ले रहे थे, पर तभी यहाँ पर ब्रिट बेकर आ गई और यहाँ पर आकर रूबी सोहो से बातें करते हुए ब्रिट बेकर ने कहा कि AEW कंपनी में आते ही AEW कंपनी के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनकर रूबी सोहो कैसा लग रहा है। पर जो भी हो, जिमी हेटर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रूबी सोहो को हराने वाली है, जिससे कि आगे चलकर रूबी सोहो डॉक्टर ब्रिट बेकर के खिलाफ कोई मैच नहीं लड़ पाएगी, जो बात यहाँ पर ब्रिट बेकर कह ही रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर रूबी सोहो ने ब्रिट बेकर से कहा कि ब्रिट बेकर और रूबी सोहो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और रूबी सोहो को ये पता है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर AEW कंपनी के अंदर अपने आप को कई सारे नामों से बुलाती है, जैसे कि चैंपियन और फेस ऑफ AEW और टफेस्ट बीच ऑन द ब्लॉक। पर अब रूबी सोहो
के एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आने के बाद वो पूरा का पूरा ब्लॉक रूबी सोहो का हो चुका है, जो बातें यहाँ पर रूबी सोहो ने कही। लेकिन इसके जवाब में डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि रूबी सोहो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर कुछ नहीं कर सकती, जैसे कि रूबी सोहो ने पिछले 4 साल के अंदर कुछ नहीं किया और वो सिर्फ केटरिंग के अंदर बैठी हुई थी। जो बातें कहकर यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रूबी सोहो के डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के ऊपर एक शॉट ले लिया है और ये देखकर रूबी सोहो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। पर जिमी हेटर ने रूबी सोहो को डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक करने से रोक लिया और इसके बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर यहाँ चली गई। और टोनी शिवानी से बात करते हुए रूबी सोहो ने कहा कि रूबी सोहो डॉक्टर ब्रिट बेकर को नहीं छोड़ने वाली। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर पावर ऑफ सॉफ्ट और डांटे मार्टिन के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद ही पावर ऑफ सॉफ्ट ने डांटे मार्टिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और शुरुआत से लेकर आखिर तक पावर ऑफ सॉफ्ट इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन एक टाइम के लिए डांटे मार्टिन इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और तब हुक डांटे मार्टिन को रोकने के लिए सामने आ गए। लेकिन इसके बावजूद भी हमें डांटे मार्टिन की इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जहां पर एक टाइम के लिए डांटे मार्टिन ने हुक के ऊपर से नीचे पावर ऑफ सॉफ्ट के ऊपर एक डाइव लगाई थी, जो इस मैच का एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट था। पर इसके बाद जब इस मैच के आखिर में डांटे मार्टिन पावर ऑफ सॉफ्ट के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, तब पावर ऑफ सॉफ्ट ने डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्पाइन बस्टर लगाया और यहाँ पर डांटे मार्टिन को पिन कर पावर ऑफ सॉफ्ट ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो एक ठीक ठाक सा मैच था। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डैन लैम्बर्ट अपना शूट प्रोमो कट करते हुए दिखाई दी, जहां पर फिर एक बार बात करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि एडब्ल्यू अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स को साइन कर रही है, जबकि एडब्ल्यू को अपने खुद के टैलेंट यानी कि स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आगे चलकर उनके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जो बात यहाँ पर डैन लैम्बर्ट ने कही। और गाइस ये देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम यहाँ पर टोनी खान डैन लैम्बर्ट को एडब्ल्यू कंपनी को क्रिटिसाइज करने के पैसे दे रहे हैं और डैन लैम्बर्ट यहाँ पर वही कह रहे हैं जो कि एडब्ल्यू कंपनी के हेटर्स कहते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर डैन लैम्बर्ट का क्या होता है। पर गाइस जिसके बाद हमें मैट हार्डी और ऑरेंज कैसिडी के लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि मैट हार्डी ऑरेंज कैसिडी के बाल सेव करने वाले हैं और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि मैट हार्डी जो करना चाहे वो कर सकते हैं व्हाटएवर। तो देखना पड़ेगा कि आगे इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद एमजेएफ इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि माना कि क्रिस जेरिको ने ऑल आउट पे-पर-व्यू के एमजेएफ को हरा दिया है, लेकिन इसके पहले एमजेएफ ने क्रिस जेरिको को 3 बार हराया है और ऑल आउट पे-पर-व्यू में भी एमजेएफ ने क्रिस जेरिको को हरा दिया था। लेकिन रेफरी ने मैच रिस्टार्ट किया, इसलिए एमजेएफ अपना मैच हार गए। जो बातें कहकर यहाँ पर एमजेएफ क्राउड की इंसल्ट करने लगे और तभी एमजेएफ ने रिंग साइड पर बैठे हुए ब्रायन पिलमन जूनियर की मदर और ब्रायन पिलमन जूनियर की सिस्टर की इंसल्ट कर दी। और ये देखकर यहाँ पर ब्रायन पिलमन जूनियर आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए ब्रायन पिलमन जूनियर ने कहा कि एमजेएफ का बचपन काफी अच्छी तरीके से गुजरा है, लेकिन ब्रायन पिलमन जूनियर का नहीं, इसलिए एमजेएफ को स्ट्रगल क्या होता है पता नहीं है। और अगर एमजेएफ को ये पता नहीं है तो फिर एमजेएफ को उनकी फैमिली की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। जो बात यहाँ पर ब्रायन पिलमन जूनियर ने कही। पर यहाँ पर बात करते हुए एमजेएफ ने ब्रायन पिलमन जूनियर की मदर के ड्रग एडिक्शन के बारे में बात की, जो सुनकर ब्रायन पिलमन जूनियर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और ब्रायन पिलमन जूनियर रिंग के अंदर आ गए और तभी वार्डलो इन दोनों के बीच में खड़े हो गए। जो देखकर एमजेएफ ने वार्डलो से कहा कि क्या यहाँ पर वार्डलो एमजेएफ की उस तरीके से मदद कर रहे हैं जिस तरीके से वार्डलो ने एमजेएफ की मदद ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर की थी, यानी कि यहाँ पर एमजेएफ वार्डलो को ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर एमजेएफ की मदद ना करने के लिए सुना रहे थे। और यहाँ पर आगे एमजेएफ ने कहा कि वार्डलो साइड में खड़े हो जाए और यहाँ पर एमजेएफ ब्रायन पिलमन जूनियर से खुद निपटने वाले हैं। जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने कही और एमजेएफ के इसे कहने के बाद वार्डलो साइड में हो गए और वार्डलो के साइड में होती ब्रायन पिलमन जूनियर ने एमजेएफ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो अटैक वार्डलो नहीं देख पाए और यहाँ पर वार्डलो ने ब्रायन पिलमन जूनियर को एमजेएफ से दूर कर दिया। पर फिर भी किस तरीके से वार्डलो से बचते हुए ब्रायन पिलमन जूनियर एमजेएफ के ऊपर अटैक करने के लिए गए और यहाँ पर वार्डलो ने ब्रायन पिलमन जूनियर के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर वार्डलो को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि ग्रिफ गैरिसन आ गई और यहाँ पर वार्डलो ने ग्रिफ गैरिसन के ऊपर अटैक कर दिया और तभी एमजेएफ ने भी अपने डायनामाइट डायमंड रिंग से ग्रिफ गैरिसन के ऊपर अटैक किया। और इससे पहले कि एमजेएफ ग्रिफ गैरिसन को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाते, यहाँ पर ब्रायन पिलमन जूनियर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में आ गए, जो देखकर एमजेएफ यहाँ पर रिंग छोड़कर चले गए। जो सेगमेंट होम टाउन हीरो यानी कि ब्रायन पिलमन जूनियर के लिए कच्चा सेगमेंट था, लेकिन गाइस यहाँ पर वार्डलो और एमजेएफ को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली यहाँ पर वार्डलो और एमजेएफ एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर क्या होता है। पर गाइस इसके बाद हमें जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली ने पहले मिनोरू सुजुकी को जापान के अंदर हराया है और अब मिनोरू सुजुकी जॉन मॉक्सली होम टाउन के अंदर आए हैं, तो अब यहाँ पर रिजल्ट डिफरेंट नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार भी जॉन मॉक्सली मिनोरू सुजुकी को हराने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जिमी हेटर और रूबी सोहो के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस शुरुआत में तो ये मैच एक ठीक ठाक मैच चला, लेकिन गाइस जैसे जैसे इस मैच का एंड आया वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर बहुत सारे बॉचेस देखने को मिले और पता नहीं क्यों एक दिन पहले ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर एडब्ल्यू के विमेंस डिवीजन ने काफी बढ़िया मैच दिया। पर गाइस इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ये मैच देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस डिवीजन के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। लेकिन जहां तक बात इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली रूबी सोहो ने जिमी हेटर के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर जिमी हेटर को पिन कर ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस रूबी सोहो के मैच जीतने के बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रूबी सोहो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर रूबी सोहो को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि रिहो आ गई। पर नंबर्स गेम के सामने रिहो भी कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि क्रिस स्टैटलैंडर आ गई और क्रिस स्टैटलैंडर को यहाँ पर आता हुआ देख डॉक्टर ब्रिट बेकर, जिमी हेटर और एबल यहाँ से भाग गई। तो देखना पड़ेगा कि आगे एडब्ल्यू कंपनी के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर, रूबी सोहो और जिमी हेटर और क्रिस स्टैटलैंडर के बीच में क्या होता है। पर गाइस जिसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन केज और रिकी स्टार्स के लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए ब्रायन केज रिकी स्टार्स के खिलाफ एक मैच डिमांड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि ब्रायन केज विल हॉब्स को डिफीट नहीं कर पाए, तो यहाँ पर रिकी स्टार्स सोचेंगे कि क्या रिकी स्टार्स ब्रायन केज को मैच देने वाले हैं या नहीं। तो अब देखना पड़ेगा कि हमें फाइनली रिकी स्टार्स और ब्रायन केज के बीच में मैच कब देखने को मिलता है। पर गाइस इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर द डार्क ऑर्डर के विलिनो और stu ग्रेसन और जॉन सिल्वर मिलकर द पिनेकल की एफटीआर और शॉन स्पियर्स को फेस करते हुए दिखाई दी। और गाइस इस मैच से पहले हमें दिखाया गया कि कैसे हैंगमैन पेज के चले जाने के बाद यहाँ पर डार्क ऑर्डर के बीच में एक फूट पड़ रही है और यहाँ पर डार्क ऑर्डर के कुछ मेंबर हैंगमैन पेज के डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ
मेंबर्स को ऐसा लग रहा है कि हैंगमैन पेज उनके रास्ते से भटक चुके हैं और उन्हें हैंगमैन पेज को दोबारा से उनके रास्ते के ऊपर आना चाहिए और इसलिए डार्क ऑर्डर के बीच में एक फुट पड़ रही है और यहाँ पर एनर्जी डार्क ऑर्डर को साथ में रखने का ट्राई कर रही है। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है इस मैच की, तो गाइस हमें इस मैच के अंदर भी डार्क ऑर्डर के मेंबर्स के बीच में काफी सारे बहस होती हुई दिखाई दी और यहाँ पर इस मैच के अंदर डार्क ऑर्डर के मेंबर्स साथ में मिलकर काम नहीं कर पा रहे थे और यहाँ पर एक टाइम के लिए एक्सीडेंटली जॉन सिल्वर ने इविल के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर डार्क ऑर्डर काफी ज्यादा गुस्सा थी और इसी चीज का फायदा उठाकर एफटीआर और शॉन स्पेयर्स ने जॉन सिल्वर के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर जॉन सिल्वर को पिन कर एफटीआर और शॉन स्पेयर्स ने मैच जीत लिया। पर गाइस हम देख सकते थे कि मैच हारने के बाद यहाँ पर इविल काफी ज्यादा गुस्से में थे और यहाँ पर इविल गुस्से में जॉन सिल्वर के ऊपर अटैक करने के लिए गए, जिस बीच हमें यहाँ पर डार्क ऑर्डर के हर एक मेंबर के बीच में थोड़ी फार फाइट देखने को मिली है। पर तभी यहाँ पर एनर्जी और टाइकोंटी आ गई और इन दोनों के यहाँ पर आता हुआ देख डार्क ऑर्डर शांत हो गई। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे डार्क ऑर्डर के बीच में क्या होता है और क्या हैंगमैन पेज वापस आने के बाद डार्क ऑर्डर साथ में ला पाते हैं या नहीं, या फिर यहाँ पर डार्क ऑर्डर टूट जाती है। लेकिन गाइस जिसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी के हर एक फीमेल रेसलर का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर वो फीमेल रेसलर बता रही थी कि कैसे वो पॉसिबल इस साल के ऑल आउट पेपर कैसीनो बैटल रॉयल मैच जीत सकती थी, पर उनके पर्सनल दुश्मनी के चलते वो मैच नहीं जीत पाई और वो यहाँ पर पहली बार अपने पर्सनल दुश्मनों को साइड में लगाने वाली है और इसके बाद ही वो एईडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की तरफ देखने वाली है, जो बात यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के फीमेल रेसलर्स ने कही। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टली ब्लैंचेट का एक बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जहाँ पर बातें करते हुए टली ब्लैंचेट कह रहे थे कि टली ब्लैंचेट एक ग्रेट मैनेजर है लेकिन स्टिंग नहीं, इसलिए स्टिंग टली ब्लैंचेट और डार्बी अलिन को दिखाना चाहते हैं कि ग्रेट मैनेजर कैसा होता है। इसलिए यहाँ पर टली ब्लैंचेट ने स्पीक होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर शॉन स्पेयर्स की तरफ से डार्बी अलिन को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन पिलमन जूनियर के लिए एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बातें करते हुए ब्रायन पिलमन जूनियर ने कहा कि एमजेएफ के ग्रिफ गैरिसन के ऊपर अटैक के बाद यहाँ पर ब्रायन पिलमन जूनियर ने टोनी खान से बात कर ली है और अब टोनी खान ने एईडब्ल्यू डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम के ऊपर एमजेएफ और ब्रायन पिलमन जूनियर का मैच कंफर्म कर दिया है, जो बात यहाँ पर ब्रायन पिलमन जूनियर ने कही। लेकिन तभी यहाँ पर द क्लेम्ड आ गई और गाइस आपको पता होगा कि हमें एईडब्ल्यू के डार्क और एईडब्ल्यू के डार्क एलिवेशन शोज के ऊपर द क्लेम्ड और वास्टी ब्लॉन्ड्स के बीच में काफी बड़ी हिस्ट्री देखने को मिली है और इसलिए यहाँ पर आकर मैक्स कैस्टर ने ब्रायन पिलमन जूनियर को फुल देते हुए कहा कि मैक्स कैस्टर ने टोनी खान से बात कर ली है और टोनी खान ने स्पीक होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर मैक्स कैस्टर और ब्रायन पिलमन जूनियर का एक नॉर्मल 1-on-1 मैच बुक कर दिया है, जो बातें बताकर मैक्स कैस्टर यहाँ चले गए और ये बातें सुनकर ब्रायन पिलमन जूनियर काफी ज्यादा गुस्से में थे। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर होने वाला इन दोनों सुपरस्टार्स का ये मैच कैसा होता है। पर गाइस इसके बाद टोनी शिवानी रिंग के अंदर खड़े थे और यहाँ पर टोनी शिवानी किसी और का नहीं बल्कि द एलीट का इंटरव्यू लेने के लिए आए थे और यहाँ पर आकर बातें करते डॉन कैलिस ने कहा कि यंग बक्स ऑल आउट पेपर के ऊपर फैंस को एक बहुत ही बढ़िया मैच देने के लिए गए, लेकिन इसमें यंग बक्स ने अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स गवा दिए। लेकिन यहाँ पर यंग बक्स ने बात करते हुए कहा कि माना कि यंग बक्स ने अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स गवा दिए है, लेकिन यंग बक्स ने अपना एक काफी करीबी दोस्त पाया है, जो बातें कहकर यंग बक्स ने यहाँ पर एडम कोल को बाहर बुला लिया और यहाँ पर आने के बाद माइक लेकर एडम कोल सबसे पहले टोनी शिवानी के पास गए और यहाँ पर टोनी शिवानी से बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल ने देखा है कि हाल फिलहाल में टोनी शिवानी और डॉक्टर ब्रिट बेकर काफी करीब आ रहे हैं और यहाँ पर एडम कोल टोनी शिवानी को बताना चाहते हैं कि टोनी शिवानी डॉक्टर ब्रिट बेकर से दूर रहे, जो बात यहाँ पर एडम कोल ने कही और एक अगर एडम कोल ने टोनी शिवानी को रिंग छोड़कर जाने के लिए कहा और इसके बाद यहाँ पर बातें करते हुए एडम कोल ने पूरी की पूरी एलीट की तारीफ की और यहाँ पर एडम कोल ने कहा कि अगर आज एलीट नहीं होती तो आज ऑल एलीट रेसलिंग नहीं होती और इसके लिए सबको एलीट को थैंक यू करना चाहिए। और अब एडम कोल के साथ एलीट पूरी हो चुकी है और अब एलीट कितनी स्ट्रांग है ये बात एडम कोल नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपने डेब्यू मैच के अंदर प्रूव करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर एडम कोल ने कही। लेकिन इसके बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए केनी ओमेगा कह रहे थे कि केनी ओमेगा को एक चीज पसंद नहीं है कि कोई उन्हें इंटरप्ट करे और इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन ने केनी ओमेगा को इंटरप्ट किया है, जो बात यहाँ पर केनी ओमेगा कह रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन यानी कि डेनियल ब्रायन आ गए और यहाँ पर ब्रायन ने केनी ओमेगा को फिर एक बार इंटरप्ट कर दिया था, जो देखकर केनी ओमेगा काफी ज्यादा गुस्सा थे और डेनियल ब्रायन को यहाँ पर आता हुआ देख केनी ओमेगा ने दिलीट को रिंग के नीचे जाने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ पर केनी ओमेगा डेनियल ब्रायन से फेस टू फेस बातें करना चाहते थे और ब्रायन के रिंग के अंदर आने के बाद केनी ओमेगा यहाँ पर कुछ कह रहे थे, लेकिन ब्रायन ने ओमेगा के हाथ से माइक छीनकर बातें करते हुए कहा कि ब्रायन सब चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना चाहते हैं और यहाँ पर ब्रायन चाहते हैं कि डेनियल ब्रायन को केनी ओमेगा के खिलाफ एक मैच मिले, जिसके ऊपर केनी ओमेगा ने कहा कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ब्रायन को चैंपियनशिप मैच के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनना पड़ेगा। और ब्रायन ने कहा कि ब्रायन को ये बात पता है, लेकिन ब्रायन को ये भी पता है कि केनी ओमेगा ब्रायन से इसलिए नहीं लड़ना चाहते क्योंकि केनी ओमेगा को पता है कि डेनियल ब्रायन के लेवल केनी ओमेगा से काफी ज्यादा हाई है, जो बात यहाँ पर डेनियल ब्रायन ने कही। और डेनियल ब्रायन के ऐसे कहते ही केनी ओमेगा डेनियल ब्रायन के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर डेनियल ब्रायन ने अटैक रिवर्स कर दिया और यहाँ पर डेनियल ब्रायन ने केनी ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर बेल लॉक लगा दिया और ये देखकर एलीट रिंग के अंदर आ गई और यहाँ पर आकर एलीट ने ब्रायन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस क्रिश्चियन केज और फ्रैंकी कज़रियन आ गए और इन्होंने यहाँ पर आकर एलीट के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद एलीट और फ्रैंकी कज़रियन क्रिश्चियन केज जुरासिक एक्सप्रेस और डेनियल ब्रायन सेपरेट हो गए। पर यहाँ पर डेनियल ब्रायन जुरासिक एक्सप्रेस क्रिश्चियन केज और फ्रैंकी कज़रियन ने ब्रैंडन कटलर को घेर लिया, जिसके बाद डेनियल ब्रायन ने यहाँ पर ब्रैंडन कटलर के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और इसके बाद ये दोनों ही टीम सेपरेट हो गई, जो सेगमेंट हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिला है। तो गाइस जिससे कंफर्म होता है कि यहाँ पर डेनियल ब्रायन केनी ओमेगा के पीछे जाने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि एईडब्ल्यू राइवलरी किस तरीके से बिल्ड करती है। पर गाइस ये काफी सारे लोगों का ड्रीम मैच है, तो अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में मैच कब होता है। पर ये तो कंफर्म है कि हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में काफी बढ़िया मैच देखने को मिलने वाला है। और गाइस इसके बाद एईडब्ल्यू नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए और इस वीक के रैम्पेज शो के लिए कुछ मैचेस एडवर्टाइज किए, जो मैचेस कौन से जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर वहां पर का आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस वीक के रैम्पेज शो और नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए एईडब्ल्यू कौन कौन से मैच एडवर्टाइज किए हैं। पर ऐसे ही एईडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारी वीडियो आने से भी पहले जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि गाइस हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे
चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। पर गाइस जहां तक बात है इस वीक के डायनामाइट शो की, तो गाइस यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर जॉन मॉक्सली अपने होम टाउन के अंदर मिनोरू सुजुकी को फेस कर रहे थे। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में काफी हार्ड हिटिंग और काफी टफ मैच था। और जैसा मैच हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर देखने को मिला था, तो ये मैच भी बिल्कुल वैसा ही था। और यहाँ पर इस मैच के लिए एडब्ल्यू ने बहुत ज्यादा टाइम दिया था, जिस वजह से हमें इस मैच के अंदर बहुत ही टफ मूव्स देखने को मिले हैं। और एक टाइम के लिए मिनोरू सुजुकी इस मैच के अंदर खून भी निकल गया। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली जॉन मॉक्सली ने मिनोरू सुजुकी के ऊपर अपना फिनिशर डेथ राइडर लगाकर यहाँ पर मिनोरू सुजुकी को पिन करके जॉन मॉक्सली ने मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो न्यू जापान प्रो रेसलिंग हिसाब से एक ठीक ठाक मैच था। पर इसके साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस चला गया, जो डायनामाइट शो सच बताओ तो मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा। और शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि हाल ही में एईडब्ल्यू ने एक बहुत ही बड़े ऑल आउट पेपर दिया था, पर फिर भी पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस वीक का डायनामाइट शो उतना अच्छा नहीं लगा। और मेरे हिसाब से इस वीक का डायनामाइट शो एवरेज से भी कम था। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या कहना है। पर ऐसे ही एईडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?